मैं भाभी से शादी नहीं करूंगा। आप लोग भाभी की जायदाद के लालच में ऐसा कैसे कर सकते हैं? और गुस्से में बोला। वह खुद बहुत काबिल था, करोड़ों का कारोबार संभाल रहा था, लेकिन उसकी भाभी के नाम भी करोड़ों की जमीनें थी। वह अपने भाई की विधवा पत्नी से शादी नहीं करना चाहता था। पूरे भारत और विदेशों तक उसका कारोबार फैला हुआ था। कम से कम जायदाद के लिए शादी करना उसकी समझ से बाहर था। वह उसकी आंटी थी, जिसे शायद उसने बचपन में देखा था। अपने भाई की शादी के तुरंत बाद वह अमेरिका चला गया था और सिर्फ 14 दिन के बाद उसे फोन आया था कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है। उसका भाई लगभग 43 साल का था। वह पूरी रात सो नहीं पाया था। उनके अपने अंकल लोगों के साथ अच्छे संबंध थे, मगर कभी वो बिना झिझक उनके घर के अंदर महिलाओं वाले हिस्से में नहीं गया था। उनकी बड़ी बेटी भी उससे छोटी थी। फिर वे लोग शहर चले गए थे। अंकल से उसकी मुलाकात अक्सर हो जाती थी। वह ये भी जानता था कि उनकी बेटियां शहर में पढ़ाई कर रही थी। फिर उसने अपना कारोबार शुरू किया था। उसे किसी से मिलने तक का समय नहीं मिलता था। मेहनत करके उसने अपने कारोबार को बहुत आगे बढ़ाया था। वो लोग पुश्तैनी अमीर थे, उनकी बहुत सारी ज़मीनें थी, मगर वो अपने ख़ानदान का पहला आदमी था जिसने कारोबार की तरफ कदम बढ़ाया था और अपने परिवार का नाम ऊंचा कर दिया था। एक दिन वह ऐसे ही खरीदारी करने आया था जब उसकी टक्कर एक लड़की से हुई थी। गुलाबी रंग का लंबा अनारकली सूट पहने, हल्के गुलाबी दुपट्टे से चेहरा आधा ढके हुए वह किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। वह अपना बैग देखते हुए चल रही थी, तभी उससे टकरा गई। समक्ष ने टकराने वाली को देखा, जो टकराने के बाद आंखें उठाकर उसे देख रही थी। काजल लगी गहरी आंखें उसे गुस्से को साफ दिखा रही थी। उस लड़की ने उसे घूर कर देखा। वह तुरंत एक तरफ हो गया, उसे रास्ता दे दिया। वह आगे बढ़ गया, मगर उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था कि वह रुक गया और पीछे मुड़कर देखा। वह अपनी एक सहेली के साथ थी और किसी बात पर उससे बहस कर रही थी। समक्ष नहीं जानता था कि उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई थी। उन्नति टीचर ट्रेनिंग कर रही थी जब उसके ताऊ लोग उनके घर आए थे। वह सबसे मिली और फिर रसोई में चली गई। उसने रसोई की खिड़की से बाहर खड़े एक आदमी को देखा, सफेद शर्ट के साथ हल्की नीली पैंट पहने हुए। उसने अपने बाल पीछे किए हुए थे, उसका आधा चेहरा देख सकती थी। वह फोन पर किसी से बात कर रहा था। कभी हल्के से अपने पैर जमीन पर रगड़ता, कभी हाथ से इशारा करके बात करता, जैसे सामने वाला उसे देख भी रहा हो। उन्नति ने एक ही पल में उसे पहचान लिया था। वह मॉल वाला लड़का था। तो क्या वह उसके पहचान वाले अंकल का बेटा था? उसे नहीं पता था। उसकी आंखें चमक उठी थी। वह तब तक उसे वहीं से देखती रही जब तक उसने फोन रखना बंद नहीं कर दिया। वह अंदर गया तो उन्नति ने गहरी सांस ली। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? उसकी मौजूदगी को वह दूर से ही महसूस कर रही थी। कोई नहीं जानता था कि समक्ष कपूर उन्नति देवराज का पहला किशोर उम्र का प्यार था, जो आकर्षण से प्यार और प्यार से सच्चे प्रेम में बदलने वाला था। उसने अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर उसका इंतजार किया था कि वह कब बाहर निकले और वह उसे देख सके। दोबारा उसने उसे उनकी वापसी के समय ही देखा था। इतने लोगों में सिर्फ एक वही था जो पूरे माहौल पर छाया हुआ लग रहा था। बाकी लोगों में उसका ध्यान किसी और पर गया ही नहीं। समक्ष को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, मगर कोई दिखाई नहीं दिया। सबसे मिलकर वह अपनी रेंज रोवर में बैठा तो उन्नति का दिल तेजी से धड़क उठा। उसके जाने के बाद अपना ही घर उसे शांत सुनसान लगने लगा था। रात को देवराज उसके पास आए थे और बताया कि उनके जान पहचान वालों में से एक लड़के का रिश्ता आया है। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। क्या जो इंसान पसंद हो वह इतनी जल्दी मिल सकता है? उसने सोचा। उसने पूरा फैसला अपने पिता पर छोड़ दिया कि जो उन्हें सही लगे वही करें। देवराज उस समय थोड़ा परेशान थे, क्योंकि उनकी बेटी सिर्फ 21 साल की थी और लड़का उससे काफी बड़ा था। मगर उनके परिवार में ये परंपरा चली आ रही थी। वह इस वजह से मना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि लड़का अच्छे परिवार का और जाना पहचाना था। उनकी बड़ी बेटी अंशिका 25 साल की थी। उसकी शादी पहले ही तय हो चुकी थी, जबकि विदाई अभी बाकी थी। रिश्ता तय होने के कुछ दिनों के बाद रोका और सगाई की रस्म हुई थी, जिसमें समक्ष शामिल नहीं था। मगर उन्नति को भरोसा था, वे लोग शादी से पहले अपने गांव वापस जा रहे थे। जब उमा देवी ने कहा कि शादी की खरीदारी यहीं से कर ली जाए। उमा अपनी दोनों बेटियों के साथ मॉल आई हुई थी। मम्मी, आपको जो खरीदना है आप खरीद लीजिए, मैं तो कुछ पीने जा रही हूँ, आप बहुत थका देती हैं। वह झुझलाकर बोली। उमा जानती थी कि अब वह नहीं रुकने वाली, इसलिए उन्होंने उसे जाने दिया
और वो मॉल से निकलकर सड़क पार कर रही थी। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकराते टकराते बची। गाड़ी चलाने वाले ने जोर से ब्रेक लगाया था। अंदर बैठा व्यक्ति गुस्से में बाहर निकलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उन्नति पर पड़ी, वह कुछ पल के लिए वहीं ठहर गया। फिर उसे सुनाने के लिए वो बाहर निकला था। उन्नति ने समक्ष को देखा ही नहीं था, इसलिए उसी पर गुस्सा हो रही थी। देखिए, ये आपकी गलती है। मैं तो सड़क पार कर रही थी। आपको दूर से देखकर ही गाड़ी की रफ्तार कम कर लेनी चाहिए थी, जो कि आपने नहीं की। इसका साफ मतलब है कि गलती आपकी है। वह अपना गिरा हुआ बैग उठाते हुए तेज तेज बोल रही थी। जब वो सीधी हुई, उसने नजर उठाकर देखा तो उसके शब्द वहीं रुक गए। आपको तो मुझसे माफी। उसकी जुबान जैसे रुक गई। समक्ष ने उसे चुप होते हुए देखा। वह आज अलग कपड़ों में थी, मगर उसके दुपट्टा ओढ़ने का तरीका वही था और उसकी काजल लगी गहरी आंखें भी वही थी। वह एक पल में उसे पहचान गया था। मुझे माफ कीजिए, समक्ष ने कहा तो उन्नति की आंखें हैरानी से फैल गई। फिर वह आगे बढ़ गई। समक्ष ने अपने सिर पर हाथ फेरा। वह आज भी उससे उसका नाम नहीं पूछ पाया था। उन्नति कॉफी का गिलास लेकर वापस आई थी। वो मॉल से भी कॉफी खरीद सकती थी, मगर बाहर एक दुकान की कॉफी उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। पूरे हफ्ते उन्होंने शादी की खरीदारी की थी और फिर वे लोग अपने गांव के लिए निकल गए थे। गांव के प्रवेश द्वार पर ही उनका स्वागत किया गया था। आज वे लाल और सुनहरी कढ़ाई वाली साड़ी में थी। उसकी उंगली में पन्ने की अंगूठी थी। उसने एक हाथ से अपना पल्लू संभाल रखा था। वे लोग अपनी हवेली पहुंचे थे। बाद में मम्मी और पापा तय की गई दूसरी हवेली में गए थे। वे लोग कुछ उपहार लेकर आए हुए थे। समक्ष को भेजा गया था कि खाना इधर से उधर पहुंचा दिया जाए और कुछ सामान भी भेजना था। मम्मी, आपने मुझे नौकर बना रखा है, वह बोला। वह सुबह से ऑनलाइन मीटिंग में भी व्यस्त था। ऊपर से मम्मी कभी ये काम तो कभी वो काम बता रही थी। तुम्हारे भाई की शादी है, इतने में ही थक गए? उसकी मम्मी मुस्कुराकर बोली। लेकिन ये काम नौकर भी तो कर सकते हैं। उसने शिकायत की। बेटा, अपने घर के काम अपने ही करते हुए अच्छे लगते हैं, खासकर जब बहू बेटियों की बात हो। इस बात पर उसने चुपचाप सिर हिलाया और उठकर खड़ा हुआ। अच्छा बताइए, किसके हाथ भेजना है? मैं गाड़ी में इंतजार करता हूँ। उनकी मम्मी ने नौकर के साथ सामान भेजा, जबकि अंकल और आंटी उनके घर में पहले से ही मौजूद थे। लगभग 15 मिनट के बाद वह अंकल की हवेली पहुंचा था। गेट से गाड़ी अंदर लाकर उसने गैराज में खड़ी की थी। फिर दरवाजा खटखटाया और सामान निकाला। दरवाजा अंशिका ने खोला था। समक्ष उसे देखकर मुस्कुराया। नमस्ते। अंशिका ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। मम्मी ने कुछ सामान भेजा है, वह मुस्कुराते हुए बोला तो अंशिका ने कुछ सामान पकड़ लिया। दोनों लिविंग रूम में आए और सामान मेज पर रख दिया। उन्नति, जो अपने ध्यान में लिविंग रूम की तरफ आ रही थी, किसी पुरुष की आवाज सुनकर रुक गई। उसने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू चेहरे पर ठीक किया। अंशिका उससे बात कर रही थी। समक उससे बता रहा था कि वह आजकल क्या काम करता है। उन्नति अपना मोबाइल लेने आई थी। समक्ष ने किसी लड़की को लिविंग रूम में आते देखा। उसने काले और मैरून रंग की कढ़ाई वाली साड़ी पहन रखी थी। उसका पल्लू चेहरे पर हल्का सा था, जैसे वह उसे संभाल रही हो। उसके हाथ में नीले पन्ने की अंगूठी थी। समझ को तुरंत मॉल वाली लड़की याद आ गई, मगर वह यहाँ कैसे हो सकती थी? यही सोचकर उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। ये उन्नति है, अंशिका ने मुस्कुराते हुए कहा। समझ को समझ नहीं आया कि वह उसे क्यों बता रही थी। अंशिका अभी कॉलेज के आखिरी साल में थी और टीचर ट्रेनिंग कर रही थी। उन्नति को उससे मिलकर अच्छा लगा था। अपने ही घर में समक्ष को देखकर वह खुशी से भर गई थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वह रसोई के दरवाजे की ओर से उसे देख रही थी। जब वह जाने के लिए उठा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आज वे काले कुर्ते और सफेद पजामे में था, जो उसके लंबे कद पर बहुत अच्छा लग रहा था। तब तक वह उनकी हवेली से चला नहीं गया। उन्नति उसे छिप छिप कर देखती रही। अंशिका से सारी बातें जानने के बाद वह खुद ही मुस्कुराती रही। वह बहुत अच्छा इंसान है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। उसके गालों की लाली देखकर अंशिका ने उसे गले लगा लिया था। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आई। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपनी साड़ी का पल्लू चेहरे पर रखा और शर्माते हुए गोल गोल घूमने लगी। फिर वह बिस्तर पर गिर गई कि उसका नाम समक्ष था। ये अब वो जानती थी। वह उसके बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। अपनी किस्मत पर उसे बहुत प्यार आ रहा था। उसकी शादी 1 हफ्ते के बाद थी। ये सोचकर उसका दिल खुशी से झूम उठा था कि उसकी शादी उसी इंसान से होने वाली थी जिसे वो मन ही मन पसंद करने लगी थी। 1 हफ्ता शादी की तैयारियों में कैसे निकल गया उसे पता ही नहीं चला।
जब उसे शादी के मंडप में ले जाया जा रहा था तो उसने अपने घूंघट के अंदर से समझ को देख लिया था। वह तो सामने ही बैठा था, भाग दौड़ करके शादी का सारा सामान इधर से उधर संभाल रहा था। यानी वह जो सोच रही थी वैसा नहीं था। फिर उसकी शादी किससे हो रही थी? उसके मन में अजीब सवाल भावनाएं उठने लगी थी। वह बहुत डरे हुए कदमों से मंडप में पहुंची और पंडित जी ने शादी की रस्में शुरू कर दी। उसने शादी की हर रस्में कांपते हाथों और लड़खड़ाते कदमों से पूरी की। मांग में सिंदूर भरते समय वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसके बाद 7 फेरे हुए। फेरों के समय भी वह जैसे बेहोशी में चल रही थी। वह अब तक यही सोच रही थी कि उसकी शादी समक्ष से हो रही है। जब देवराज ने उसका कन्यादान किया तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद कर ली। सफेद कुर्ता पजामा, हल्की क्रीम कलर की शॉल और पारंपरिक जूते पहने वह इतना आकर्षक लग रहा था, किसी की भी नजर उस पर ठहर जाए। अब सब लोग बारी बारी उससे मिल रहे थे। लड़कियों ने उसे खूब छेड़ा भी था। कुछ समय के बाद उसकी विदाई हो गई और वह अपने ससुराल आ गई। समक्ष को उसी समय जरूरी काम से कनाडा जाना पड़ा था और वह परिवार के कुछ लोगों के साथ चला गया था। उसका कमरा फूलों से सजाया गया था। उसके लिए सुंदर सेज तैयार थी। घूंघट पीछे हटाकर वह बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद दूल्हे की कमरे में एंट्री हुई। वह शर्म और झिझक में नजरें उठाकर देख भी नहीं सकी। दरवाजा बंद करके वह उसकी तरफ बढ़ा। बिस्तर पर बैठी दुल्हन को देखकर वह कुछ पल के लिए रुक गया। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। वह उससे बहुत छोटी थी। रोनित के दिल में अचानक दर्द उठा। वह धीरे धीरे उसके पास आया। उन्नति के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह आराम से उसके पास बैठ गया। वह लगभग 43 साल का आदमी था, लेकिन अपनी शख्सियत और आकर्षक की वजह से इतना बड़ा नहीं लगता था। उसके दाढ़ी और बालों में हल्की सफेदी थी जो उसे और भी प्रभावशाली बना रही थी। नमस्ते। उसके ऐसा कहते ही उन्नति ने झुकी आंखों से हल्का सा सिर हिला दिया। अभी भी उसमें उसे देखने की हिम्मत नहीं थी। उसने अपनी जेब से एक छोटा डिब्बा निकाला और उसमें से अंगूठी निकालकर उसके सामने रख दी। आप सच में बहुत सुंदर हैं और ये छोटा सा तोहफा आपके लिए। उसकी आवाज बहुत शांत और गंभीर थी। उन्नति ने नजर उठाकर उसे देखा। वह समक्ष जैसा ही दिखता था, लेकिन वह समक्ष नहीं था। उसकी दुनिया जैसे एक पल में बदल गई थी। ये क्या हो गया था? मैं रोनित हूँ। उसने अपना परिचय दिया था, लेकिन उन्नति ने कोई जवाब नहीं दिया। रोनित कुछ पल चुप रहा। उसे फिर से रोने जैसा चेहरा बनाते देखकर उसने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। माफ कीजिए, मेरा इरादा आपको रुलाने का बिल्कुल नहीं था। आप आराम से कपड़े बदल लीजिए। अगर कुछ खाना है तो बताइए, मैं मंगवा देता हूँ। वह शांत स्वर में बोला। उन्नति धीरे से उठी और कपड़े बदलने चली गई। लगभग आधे घंटे के बाद जब वो वापस आई तो उसकी आंखें रोने की वजह से सूज चुकी थी। रोनित भी कपड़े बदलकर आ चुका था। बिना कुछ कहे वह सोफे पर तकिया रखकर सोने की तैयारी करने लगा। उन्नति मन ही मन भगवान का धन्यवाद करके बिस्तर पर बैठ गई। उसे अपनी तरफ देखते हुए पाकर रोनित दोबारा बोला, वैसे आपको नहीं लगता कि जब कोई अपना परिचय दे तो सामने वाले को भी अपना परिचय देना चाहिए? उसकी आवाज सुनकर वह चौंक गई। मेरा नाम उन्नति है, उन्नति देवराज। वह धीमी आवाज में बोली तो रोनित मुस्कुरा दिया। उसे मुस्कुराते देखकर उन्नति फिर से उदास होकर लेट गई। उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। जिससे वह शादी करना चाहती थी उससे उसकी शादी नहीं हुई, बल्कि उसके बड़े भाई से हो गई। अब वो समझ का सामना कैसे करती? रोनित तकिए पर सिर रखकर लेटा तो उसे उन्नति पर तरस आया। कहाँ वह 21 साल की और कहाँ वह 43 साल का। वह तो शादी करना ही नहीं चाहता था। उसे याद था कि गरिमा उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। जब वो उसे नहीं मिली तो उसे लगा कि अब कोई और उसकी जिंदगी में नहीं आएगा। 22 साल तक उसने किसी दूसरी लड़की के तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। गरिमा की शादी उसकी बहन के देवर से हो गई थी और फिर खबर आई कि शादी के रात ही उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन के बाद रोनित बहुत बदल गया था। क्या किस्मत ने अब उसे गरिमा की जगह उन्नति दी थी? वह यही सोचते सोचते सो गया। उन्नति की आंखों से पूरी रात नींद गायब रही। वह चुपचाप रोती रही। सुबह रोनित जल्दी उठ गया। उन्नति की नींद खराब ना हो इसलिए उसने लाइट नहीं जलाई। वह नहाकर पूजा करने चला गया। उन्नति भी जाग चुकी थी। उसने उसे मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर पूजा करते देखा तो उसके दिल में दर्द उठा। क्या वह अपने पति को नजरअंदाज करके किसी और के बारे में सोच रही थी? क्या वह सही कर रही थी? रोनित के पूजा खत्म करने के बाद उन्नति भी मंदिर में गई और प्रार्थना की।
जब वो वापस आई तो कुछ देर के बाद सो गई। सुबह 7 बजे वह दोबारा उठी। घर में सब लोग साथ बैठकर नाश्ता करते थे। उसकी नंद ने उसके कपड़े निकालने में मदद की और चली गई। वो तैयार हुई और अपनी साड़ी का पल्लू अच्छे से सिर पर रख लिया। रोनित अपने कुर्ते के बटन बंद करते हुए शीशे में उसके पीछे दिखाई दे रहा था। फिर उसे कुछ याद आया और वो मुड़ा। उसने अंगूठी का डिब्बा लाकर ड्रेसिंग टेबल पर रखा। इसे पहन लीजिए, वरना सब सवाल करेंगे। वह बहुत शांति से बोला। उन्नति को गुस्सा आया, मगर उसने खुद को रोक लिया। वह उसके साथ नीचे आई। सबने उसका अच्छे से स्वागत किया। शुक्र था कि समक्ष वहां नहीं था, वरना उसके लिए अब और ज्यादा मुश्किल हो जाता। वह मुस्कुरा भी नहीं रही थी। भैया, आपने तो एक ही दिन में अपनी पत्नी को अपने जैसा गंभीर बना दिया। उसकी नंद मजाक करते हुए बोली। कैसा? रोनित ने प्लेट में पराठे रखते हुए पूछा। देखिए ना, बिल्कुल आपकी तरह शांत बैठी हैं। रोनित ने उन्नति की तरफ देखा, जो चुपचाप बैठी थी। उसने कुछ नहीं कहा। भगवान बुरी नजर से बचाए। माँ जी की आवाज सुनकर उन्नति का मन रोने को हुआ। उसने तय कर लिया कि अब उसे अपनी सोच से समक्ष को निकालना होगा। अब उसका एक पति था और वही उसका सच था। धीरे धीरे वह बहुत शांत रहने लगी थी और ये बात सबने महसूस भी की थी। रिसेप्शन के बाद वह अपने मायके आई थी। अंशिका ने रोनित को देखा और फिर उन्नति को। वह तो समझ को दूल्हा समझ बैठी थी। फिर भी उसने रोनित का स्वागत अच्छे से किया और उससे बातें भी की। वह बहुत सुलझा हुआ और गंभीर इंसान था। समक्ष उससे छोटा था और उसकी उम्र वाली आदतें उसमें साफ दिखाई देती थी। मगर रोनित की समझदारी ने अंशिका को प्रभावित किया था। फिर भी उसे लगा था कि उन्नति के लिए वो बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्नति समक्ष को पसंद करती थी। उसने उन्नति को समझाने की कोशिश की, मगर वह इस बारे में बात ही नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर रोने के बाद वह अपने कमरे में चली गई। रोनित के कमरे में आने से पहले ही वो कपड़े बदलकर लेट चुकी थी। जब वो कमरे में आया तो वह जाने क्या सोच रही थी। उन्नति, उसने पुकारा तो वह उसकी तरफ देखने लगी। रोनित को उस पर तरस आया और खुद पर गुस्सा भी। अपने माता पिता को खुश करने के लिए उसने उसकी उम्र की लड़की की जिंदगी उलझा दी थी। हालांकि वहां कम उम्र की लड़कियों की बड़े उम्र के पुरुषों से शादी होना आम बात थी, लेकिन वह अलग सोच रखता था। एक गिलास पानी पिला दोगी? वह धीरे से बोला और सोफे पर बैठ गया। वह उठ गई और पानी का गिलास उसे दिया। जैसे ही उसने एक हाथ से गिलास पकड़ा और वह मुड़ने लगी, रोनित ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्नति ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी। रोनित ने धीरे धीरे पानी पिया, फिर गिलास साइड टेबल पर रखा और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। उसका हाथ अब भी उसके हाथों में था। वह उसके पास बैठ गई। कमरे में हल्की रोशनी थी। कुछ पल दोनों ऐसे ही बैठे रहे। मुझे माफ कर दो, रोनित के मुंह से निकला। उन्नति ने चौंक कर उसे देखा। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? वह नजरें झुकाकर बोली। बस मुझे लगा कि मांग लेनी चाहिए, मुझे नहीं लगता। अच्छा, ये भी ठीक है। वह हल्का सा मुस्कुराया। उन्नति ने उसे देखा और जवाब में हल्की सी मुस्कान दे दी। मुस्कुराया करो, अच्छी लगती हो। ये सुनकर वह शर्म से सिमट गई। मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है। तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि तुम्हारी शादी किसी इतने बड़े आदमी से हो जाएगी। वह धीरे से बोला। आप इतने बड़े भी नहीं हैं। उन्नति जल्दी से बोली। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता? लेकिन मुझे तो लगता है। ये उनकी पहली खुलकर हुई बातचीत थी। उसने अपना दूसरा हाथ भी उन्नति के हाथ पर रख दिया। अब उसका हाथ उसके दोनों हाथों में था। वह उसे अपनापन दे रहा था। उसने उसके दुपट्टे से बाहर आई बालों के लटों को धीरे से कान के पीछे किया। उन्नति घबराकर वहां से उठ गई। आप बिस्तर पर सो जाइए। रोनित ने उसकी तरफ देखा। आप हमारे घर आए हैं और सोफे पर सो रहे हैं? अच्छा नहीं लगता। उसने अपनी बात पूरी की। ये तुम्हारा भी घर है और मैं यहाँ ठीक हूँ। चिंता मत करो। रोनित तकिया ठीक करके लेट गया। उन्नति भी कंधे उचकाकर सोने चली गई। अब उनकी थोड़ी बहुत बातें होने लगी थी। रोनित उसे खुद बुलाता था। इतनी नरमी से बात करता था कि उन्नति को कभी कभी लगता था अगर वह समझ को पसंद ना करती तो शायद रोनित से प्यार हो जाता। उसकी शादी का 5वां दिन था जब माँ जी ने उसे बुलाया। तुम रोनित को खुश नहीं रखती हो क्या? उन्होंने बातों बातों में पूछा था। क्या मतलब? उन्नति सच में समझ नहीं पाई थी। मतलब ये कि ऐसा नहीं लगता कि तुम लोगों की नई शादी हुई है। और उर्वशी बता रही थी कि उसने सोफे पर तकिया देखा था। क्या तुम दोनों अलग अलग जगह सोते हो? ये सुनकर उन्नति ने हैरानी से उन्हें देखा। माँ जी, ये हमारा निजी मामला है। मुझे लगता है आपको इसमें नहीं बोलना चाहिए। वह गुस्से में बोली। तभी माँ जी गुस्से भरी आवाज में आई। खबरदार जो मुझसे इस लहजे में बात की। और क्यों मेरा मामला नहीं है?
मेरे बेटे को खुश रखना तुम्हारा फर्ज है। उन्नति उनकी बात अनसुनी करके जाने लगी। ए लड़की, खबरदार जो मेरी बात के बीच में उठकर गई। किसी ने तमीज नहीं सिखाई? नहीं, नहीं सिखाई। उसका सिर दर्द से फटता जा रहा था, तभी अचानक जो हुआ उसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। माँ जी ने उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। शादी के 5वें दिन मिला पहला थप्पड़। वह हैरानी से कुछ बोल ही नहीं पाई। अब जाओ यहाँ से, और मुझे कल मेरे बेटे के चेहरे पर खुशी चाहिए। उसके लिए तुम्हें जो करना पड़े करो। उन्नति अपने कमरे में आ गई। उसकी जिंदगी में कभी किसी ने उस पर हाथ नहीं उठाया था। इस थप्पड़ ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। रात को रोनित अपनी जमीनों के काम से वापस आया। कमरे में आते ही उसने उसे बिस्तर पर बैठा देखा। जैसे ही उसने नमस्ते कहा, वह जल्दी से उठ खड़ी हो गई। सब ठीक है? उसके लहजे में हल्की सी परेशानी साफ महसूस हो रही थी। उन्नति ने नाम में सिर हिला दिया। खाना खाते समय भी रोनित उसे परेशान देख रहा था। सोने से पहले उसने एक बार फिर पूछा, लेकिन उन्नति बालों में कंघी करते हुए फिर किसी गहरी सोच में खो गई थी। रोनित धीरे धीरे चलता हुआ उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उन्नति ने यह भी महसूस नहीं किया। उन्नति उसकी आवाज सुनकर चौंकी। हैरानी से उसे देखने लगी। सब ठीक है? उसने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए पूछा, लेकिन उन्नति ने कोई जवाब न दिया। वो बस उसे देखती रही। रोनित ने उसके बाल कान के पीछे करने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उन्नति ने अचानक अपना चेहरा पीछे कर लिया, जैसे उसे लगा हो कि वह उसे मारने वाला है। रोनित को चिंता हुई। तुम बिस्तर पर सो जाना। उसकी आंखों से आंसू निकलने को तैयार थे। किसी ने कुछ कहा है? इस सवाल पर उसने किसी मासूम बच्चे की तरह नामे सिर हिला दिया। रोनित को वह उस पल बहुत मासूम और प्यारी लगी। वह आगे बढ़ा और उसने उन्नति को अपने सीने से लगा लिया। उन्नति के आंसू बिना रुके उसके कुर्ते में समाने लगे। कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना, रो मत। वह उसे धीरे से सहला रहा था। उस पल उन्नति कुछ देर के लिए ये भी भूल गई कि कभी उसकी जिंदगी में समक्ष भी था। रोनित ने झुककर उसके सिर पर अपने होंठ रख दिए। शादी के बाद अपनापन अपने आप बनने लगता है, और अब उन्नति उसकी पत्नी थी। वह बस उसे अपनेपन का एहसास देना चाहता था। उन्नति ने भी अपने हाथ उसके चारों तरफ लपेट लिए। रोनित को हैरानी हुई। उसका एक हाथ उन्नति के सिर के पीछे था, दूसरा उसके कंधे पर। वह उससे छोटी थी, इसलिए उसके कंधे तक ही आती थी। अभी भी थप्पड़ का असर उसके चेहरे पर था। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। काफी देर के बाद उन्नति की धीमी आवाज उसके कानों में पड़ी। ऐसा नहीं कहते। वह उसे समझा रहा था। पता नहीं दोनों कितनी देर ऐसे ही खड़े रहे, और उन्नति रोती रही। तुम्हारी आंखों में तो पूरा समंदर है, कितना रोती हो तुम। उसके ये कहते ही उन्नति जल्दी से पीछे हट गई। अच्छा, सॉरी। वह हल्का सा मुस्कुराया। उसका कुर्ता सीने तक भीग चुका था। जब उन्नति पीछे हटी और रोनित अपना तकिया फिर से सोफे पर रखने लगा। आप बिस्तर पर सो जाइए, उन्नति ने कहा, तो रोनित ने नामे सिर हिला दिया। मुझे कोई परेशानी नहीं है, प्लीज आप बिस्तर पर सो जाइए। रोनित जानता था वह कभी उन्नति के साथ वैसा रिश्ता नहीं बना पाएगा। गरिमा उसे आज भी बहुत याद आती थी, लेकिन उन्नति के लिए उसके दिल में एक नरम जगह बन चुकी थी। वह तकिया उठाकर बिस्तर पर ले आया। वह सोने के लिए लेटा तो उन्नति लाइट बंद करके आई। अब कमरे में हल्की सी रोशनी थी। काफी देर तक नींद न आने के बाद उसने रोनित को देखा। वह भी अब तक जाग रहा था। उन्नति करवटें बदलती रही, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। रोनित ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। उन्नति ने उसे देखा। फिर उसने इशारे से कहा कि वो अपना सिर उसके हाथ पर रख दे। पहले वह झिझकी, फिर धीरे से सिर रख दिया। उन्नति पहले उसके हाथ पर सिर रखकर लेटी थी। फिर आराम महसूस करने के लिए उसने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया, ताकि उसे दर्द न हो। रोनित की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने दूसरा हाथ उन्नति के सिर पर फेरना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में उन्नति सो गई। रोनित के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे गरिमा याद आने लगी। खेतों में उसका मिलना, उसके आगे आगे चलना, रोनित का पीछे हाथ बांधकर मुस्कुराते हुए उसे देखना। दोनों ने एक दूसरे से कितने वादे किए थे। रोनित, अगर तुमने मुझे मुंह दिखाई में हीरे की अंगूठी नहीं दी, तो मैं जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगी। गरिमा की बात याद करके वो मुस्कुराया। अरे गरिमा, तुम जो मांगो हीरा तुमसे ज्यादा कीमती है क्या? उसकी इस बात पर गरिमा शर्मा गई थी। अच्छा बताओ, कैसी अंगूठी चाहिए? फिर उसने उसका डिजाइन बनाकर दिया, और रोनित वैसे ही अंगूठी बनवा कर ले आया था। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रोनित, तुम्हें कितनी जल्दी है ना? गरिमा ने अंगूठी देखते हुए कहा था। बस तुम इसे पहन लो। नहीं, मैं इसे मुंह दिखाई में ही पहन लूंगी। वह शर्माकर अपनी साड़ी का पल्लू मुंह में दबा गई थी।
और रोनित ने वह अंगूठी उसी दिन के लिए संभाल कर रख ली थी। अच्छा बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? गरिमा के सवाल पर वो मुस्कुराया ही था कि तभी उन्नति का सिर उसके कंधे से फिसलकर उसके सीने पर आ गया। वह अचानक अपनी यादों से बाहर आ गया। उन्नति नींद में आरामदायक स्थिति ढूंढ रही थी। शायद उसे ठंड भी लग रही थी। रोनित ने उसके ऊपर कंबल ठीक किया, उसके बाल पीछे किए और आंखें बंद कर ली। उसे लग रहा था कि वह उन्नति के साथ गलत कर रहा है। गरिमा से किए वादों की सजा ये मासूम लड़की क्यों भुगत रही थी? सुबह पूजा के समय उसकी आंख खुली तो वह हैरान रह गया। उन्नति पूरी तरह उसके ऊपर लेटी हुई थी। बच्चों की तरह उसका एक हाथ उसके कंधे पर था और सिर उसके सीने पर रखा था। रोनित बिस्तर के सहारे ही सो गया, इसलिए अब उसकी गर्दन में दर्द हो रहा था। उसने धीरे से उन्नति को पीछे किया। जब उन्नति जागी और उसने अपना हाथ उसके बाजू पर रखा तो वह शर्म से उसे देखने लगी। रोनित का मन हंसने को हो रहा था। अगर उसे पता चल जाता वो पूरी रात उसके सीने पर सिर रखकर सो रही थी तो वह क्या करती? वह मंदिर में पूजा करने चला गया, जबकि उन्नति उठकर पूजा करके सो गई। ये उसकी बहुत बुरी आदत थी। पूजा करके रोनित वापस आया तो वह खुद भी थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए फिर से सो गया। दोनों की आंख देर से खुली थी। नाश्ता करके रोनित जमीनों के काम के लिए चला गया, जबकि उन्नति एक बार फिर माँ जी के सामने आ गई थी। माँ जी उसे घर के सभी लोगों के लिए मिठाई बनाने को कह रही थी, जो उसे बिल्कुल बनानी नहीं आती थी। उसके माता पिता वापस शहर जा चुके थे। उसे रोना आने लगा था। फिर उसे बहुत सारे लोगों के लिए मिठाई बनानी थी। उसने उमा को फ़ोन करके मिठाई की विधि पूछी और फिर उसी तरह बनाना शुरू किया। उसके हाथ कई जगह से जल भी गए थे, मगर उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। अच्छा ये था कि मिठाई ठीक बन गई थी, जिसकी वजह से वो बच गई थी, वरना उसे एक थप्पड़ और पड़ सकता था। अब वह रोनित के अलावा सबसे डरने लगी थी। हालांकि उसके ससुर ने कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था। उसकी नंद अपनी माँ से कुछ और कह रही थी और उसे देखते ही चुप हो गई थी। ये बात उन्नति पहले ही नोट कर चुकी थी, इसलिए उसे घर के हर व्यक्ति से डर लगने लगा था। रोनित के घर आते ही उसे ऐसा लगता था जैसे वह किसी सुरक्षित जगह पर आ गई हो। उनकी शादी की 9वीं रात थी। जब रोनित ने उसे अपने पास बिठाया था, उन्नति उससे थोड़ा दूर बैठी रही। रोनित ने उसके पूरे दिन का हाल पूछा, फिर धीरे से बोला, उन्नति, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रहा हूँ? अगर ऐसा है तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा बहुत बड़ा हक बनता है मुझ पर। उसने जिस अंदाज में ये कहा, उन्नति चौंक गई। मुझे माफ कर देना अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो। उन्नति ने तुरंत नाम में सिर हिला दिया। वह तो उसके साथ हमेशा बहुत अच्छा था। उसके होते हुए वो खुद को सुरक्षित महसूस करती थी। चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। रोनित हल्का सा मुस्कुराया। एक लड़का था रोनित और एक लड़की थी गरिमा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इतना कि शायद तुम सोच भी नहीं सकती। फिर उसकी शादी किसी और से हो गई। हमने जो सपने साथ में देखे थे सब टूट गए। मैंने बहुत कोशिश की थी उसे अपना बनाने की, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। उन्नति का दिल दर्द से भर गया। वह इतना अच्छा इंसान था और उसे भी इतना बड़ा दुख मिला था। फिर गरिमा की शादी हो गई और पता है उसका दिल मुझसे दूरी सहन नहीं कर पाया और उसी रात उसकी मौत हो गई। उसकी आवाज़ से साफ लग रहा था वह कितने दर्द से ये सब कुछ कह रहा था। उन्नति उसके बिल्कुल पास आकर बैठ गई और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। हम दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, मगर देखो वो मुझसे पहले चली गई और मैं वहीं का वहीं रह गया। लेकिन मैंने आज तक अपना वादा निभाया। मैंने किसी और से शादी नहीं की, मगर आखिर में मम्मी पापा की जिद के आगे हार गया। उन्होंने बहुत कोशिश के बाद मेरी शादी करवा दी और इस तरह गरिमा से किया हुआ एक और वादा टूट गया। वह दर्द भरी हंसी हंसा। तुम्हें पता है यहाँ बहुत दर्द होता है। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा। उन्नति ने भी अपना हाथ उसके दिल पर रख दिया, जो बहुत तेज धड़क रहा था। मुझे वो बहुत याद आती है। वह तुम्हारी तरह थी, बहुत शरारती, जिद्दी। फिर जैसे तुम मेरी वजह से गंभीर हो गई हो ना, और मेरी बातों पर मुस्कुराती नहीं, वह भी शादी के बाद ऐसे ही हो गई थी। मुझे लगता है मैं किसी को खुश नहीं रख सकता। उन्नति धीरे धीरे उसके सीने पर हाथ फेर रही थी। रोनित धीरे से अपना सिर उसकी गोद में रखकर लेट गया। अब उन्नति एक हाथ से उसके बालों को सहला रही थी, दूसरा हाथ अब भी उसके सीने पर था। तुम बहुत अच्छी हो, मगर मैं अच्छा नहीं हूँ। तुम्हें पता है जो अंगूठी मैंने तुम्हें मुंह दिखाई में दी थी, उसका डिजाइन गरिमा ने बनवाया था।
उन्नति की नज़र अचानक अपनी उंगली पर पहनी उस अंगूठी पर चली गई। वह सच में बहुत खूबसूरत थी। तुम मुझे स्वार्थी समझोगी, मगर मुझे लगा था कि इसकी असली हकदार तुम हो। उसने धीरे से उसका हाथ अपने सीने से हटाया और उसके हाथ को अपने होठों से छू लिया। मुझे तुमसे भी लगाव है। तुम शायद इस बात पर हंसो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए भी एक खास जगह है। मुझे माफ कर देना। उसने दोबारा उसके हाथ को चूम लिया। उन्नति समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे। उसने झुककर उसके माथे को चूम लिया। वह इतना खूबसूरत बोलता था। उन्नति का मन करता था कि वह कभी चुप ही ना हो। तुम भी कुछ बोलो ना, रोनित ने कहा। उन्नति धीरे से बोली, आप बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। उसके ये कहते ही रोनित के होठों पर गहरी मुस्कान आ गई। गरिमा भी यही कहती थी। उसके जाने के बाद मैंने बोलना ही कम कर दिया। मुझे किसी और को अच्छा नहीं लगना था। फिर उसने अचानक पूछा, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? उन्नति ने तुरंत नाम में सिर हिला दिया। उन्नति को महसूस हुआ कि उसे हल्का बुखार है और उसे तेज हिचकियां भी आ रही थी, मगर वह उसकी गोद से सिर नहीं उठा रहा था। मुझे लगता है मैं बहुत बुरी हूँ। जिसे भी चाहती हूँ वो मुझसे दूर हो जाता है, इसलिए मुझे आपसे प्यार नहीं करना चाहिए। उन्नति की आंखें भर आई। ऐसा मत कहो। रोनित ने फिर वही बात दोहराई जो वो हमेशा उसे कहा करता था। फिर वह उसे उसके सपनों के बारे में पूछता रहा। वो क्या करती थी, क्या बनना चाहती थी। उन्नति ने उसे बताया वह एक सफल बिजनेस वूमेन बनना चाहती है। यह सुनकर रोनित मुस्कुराया। उन्नति, मैंने अपने नाम की सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दी है। उसके कागज दराज में रखे हुए हैं। अब वो सब तुम्हारा है। तुम उसके साथ जो चाहो कर सकती हो। उन्नति ने बहुत मना किया था, लेकिन रोनित ने उसकी एक नहीं सुनी। बात करते करते उसकी आंखें भरने लगी। उसकी सांसें गहरी हो गई थी। उन्नति को लगा वह सो गया है, और सच में वो सो चुका था। उसने उसे नहीं जगाया। वे जानती थी कि उसे बहुत मुश्किल से नींद आई होगी। उसे गरिमा से हल्की जलन भी हो रही थी। रोनित उससे इतना प्यार करता था कि उसकी मौत के इतने साल के बाद भी उसी की यादों में जी रहा था। किसी दूसरी लड़की की तरफ उसने कभी नजर उठाकर नहीं देखा था। उन्नति झुककर उसके माथे को चूम उठी। फिर वह उसके चेहरे के एक एक भाव को देखती रही। वह सच में बहुत आकर्षक और गहरी शख्सियत वाला इंसान था। उसके लिए तो जान भी दी जा सकती थी। उन्नति उसी के बारे में सोचते हुए सोफे से सिर टिकाकर बैठी रह गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सुबह उठने के बाद उसकी जिंदगी पर कैसी बिजली गिरने वाली है। रोनित रोज सुबह पूजा के समय उससे पहले उठ जाता था, मगर आज वह नहीं जागा था। उन्नति की कमर दर्द करने लगी थी। उसने रोनित को जगाने की कोशिश की, मगर वह हिला तक नहीं। उसने उसके बाल ठीक किए। उसकी पेशानी ठंडी लग रही थी। उसने उसका हाथ भी हिलाया, मगर वह नहीं जागा। उन्नति का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। रोनित, सुबह हो गई है, उठ जाइए। वह उसे झकझोर रही थी, मगर वह सुन सकता तो जरूर उठ जाता। उन्नति की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर भी वह उसे सहलाती रही और जोर जोर से आवाज लगाती रही। उसकी नंद आवाज सुनकर कमरे में आई। भाभी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चिल्ला रही है? वह घबराकर बोली। तुम्हारे भैया उठ नहीं रहे, उन्हें उठाओ प्लीज। उन्नति रोते हुए बोली। उसकी नंद भाग कर आई, मगर रोनित नहीं उठा। अब उसका दिल जो सच बता रहा था उसे वो मानना नहीं चाहती थी। उसकी नंद भागकर अपने मम्मी पापा को बुला लाई। सुबह होते होते पूरे घर में रोना शुरू हो गया था। सब लोग टूट गए थे। लोग रोनित को उन्नति की गोद से उठाकर बिस्तर पर लिटाना चाहते थे, मगर उन्नति उसे छोड़ ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से उसे अलग किया गया। रोनित को बिस्तर पर लिटा दिया गया। हर आंख नम थी। उसकी नंद ने भागकर समक्ष को फोन किया। इतनी सुबह घर से फोन आने पर वो घबरा गया। बहन के रोने की आवाज सुनकर उसकी बेचैनी और बढ़ गई। भैया, रोनित भैया बात नहीं कर रहे। क्या हुआ रोनित भैया को? भगवान के लिए बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वह घबराकर बोला। उनकी मौत हो गई है। ये सुनते ही उसने फोन हाथ से गिरा दिया और फूट फूट कर रो पड़ा। उन्नति तो रोनित के सिरहाने से उठ ही नहीं रही थी। उसे अब तक विश्वास नहीं हो पा रहा था रात को वो उससे बात कर रहा था और अब हमेशा के लिए चुप हो गया था। धीरे धीरे उनकी हवेली लोगों से भरने लगी। सब लोग शोक में डूबे हुए थे। समक्ष उसी रात शहर से वापस आया था। उसे कुछ दिन बाद लौटना था, मगर उसका सबसे प्यारा भाई उसे इतनी जल्दी छोड़कर कैसे जा सकता था। वह घर पहुंचा तो भाई का पार्थिव शरीर सामने रखा था। औरतें रो रही थीं। उन्नति सफेद साड़ी में चेहरा ढके बस लगातार रोई जा रही थी। उसने रोनित का एक हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, जिसे उसकी सास कई बार छुड़ाने की कोशिश कर चुकी थी, मगर वह फिर पकड़ लेती थी। उसे अब महसूस हो रहा था
कि वह समक्ष को लेकर जो सोचती थी वह सिर्फ आकर्षक था। असली प्यार तो उसे रोनित से हुआ था, जो शांत था मगर दिल की गहराइयों में उतर चुका था। अंतिम संस्कार के बाद उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, ये कहकर कि अब उसे विधवा के शोक के नियम निभाने होंगे। उसके हाथों की चूड़ियां उतार दी गई, मांग का सिंदूर साफ कर दिया गया, रंगीन कपड़ों की जगह उसे सफेद कपड़े पहनाने को कह दिए गए। वह अपनी सास की नफरत भरी नजरें महसूस कर सकती थी। उसका रोनित के साथ वैसा व्यवहारिक रिश्ता भी नहीं बना था जिसके बारे में सब सोच रहे थे, मगर वो ये बात अपनी सास को नहीं बताना चाहती थी। वो पूरा दिन रोनित की आत्मा की शांति के लिए भगवान के सामने दीपक जलाती, गीता का पाठ करती, उसके लिए प्रार्थना करती रहती। उसकी सास उससे घर के काम भी करवाती और कई बार उस पर हाथ भी उठा देती। उसके शोक के दिनों में ही सबको पता चला कि रोनित अपनी सारी जमीन उसके नाम कर गया है। ये जानकर घर वालों का गुस्सा और बढ़ गया। जब ये बात बड़े बुजुर्गों तक पहुंची तो उन्होंने फैसला निकाला कि उन्नति की शादी समक्ष से कर दी जाए। बस उसके शोक के दिन पूरे होने का इंतजार किया गया। ये बात समक्ष के सामने रखी गई। वह उससे शादी नहीं करना चाहता था, मगर उसके माता पिता ने उसे मजबूर कर दिया और उसकी शादी उसके भाई के विधवा पत्नी से कर दी गई, जिसे उसने आज तक ठीक से देखा भी नहीं था। उसी दिन से उसने घर आना लगभग छोड़ दिया था, लेकिन आज एक जरूरी काम की वजह से वह घर आया। वह अपने कमरे में आराम करने गया। बिस्तर पर 21-22 साल की मासूम सी लड़की को बैठा देखकर चौंक गया। तुम कौन हो? उसने हैरानी से पूछा। उन्नति, वह घबराकर बोली। कौन उन्नति? उसने दोबारा पूछा, लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया, ये वही लड़की है जो उसके 43 साल के भाई की विधवा पत्नी है। वह हैरान रह गया। वह कुछ कहने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसकी डरी हुई आवाज उसके कानों में पड़ी, प्लीज मुझे मारिए मत। वह बहुत हैरान हुआ। वह उसे क्यों मारता? हाँ, शायद वह गुस्सा कर सकता था, मगर मारने का तो वह सोच भी नहीं सकता था। क्या भैया ने तुम पर कभी हाथ उठाया था? उसने सोचते हुए पूछा। ये सुनकर उन्नति को रोनित बहुत याद आया। उसने नाम में सिर हिला दिया। सिमक्स बस उसे देखता ही रह गया। वह लड़की बिना साज सिंगार के बहुत खूबसूरत लग रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे, मगर फिर भी उसकी मासूमियत साफ दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे उसके पास आया। अब तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे सोना है। माँ जी ने कहा है कि यहाँ से हिलना तक नहीं है, उन्नति धीरे से बोली। ये जो तुम्हारी माँ जी है ना? वह गहरी सांस लेकर बोला और फिर खुद को रोक लिया। वह कपड़े बदलने चला गया। उन्नति को समझ नहीं आ रहा था कि समझ के मिलने से उसे खुशी हो रही थी या नहीं, मगर रोनित जैसा इंसान खो देने का दर्द उसे अंदर से तोड़ रहा था। समक्ष तैयार होकर वापस आया। क्या नाम बताया था तुमने? उन्नति, वह धीरे से बोली। देखो उन्नति, मुझे पता है तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर सकता हूँ। उसने बहुत सीधी बात कह दी। उन्नति बस उसे देखती रह गई। शादी के 2 महीने के बाद ही वे विधवा हो गई थी। फिर शोक के तुरंत बाद दूसरी शादी और अब तलाक की बात। वह हल्की सी कड़वी मुस्कान से हंसती। अब समक्ष उसे एक भ्रम जैसा लग रहा था। वह शायद उतना अच्छा नहीं था जितना उसे कभी लगता था, और रोनित जितना उसे पहले गलत लगता था वह उससे कहीं ज्यादा अच्छा इंसान निकला। वह दोनों की तुलना कर बैठी थी। आपको जो सही लगे वही कीजिए। इतना कहकर वह लेट गई। समक जाकर सोफे पर लेट गया। उन्नति की आंखों के सामने रोनित का चेहरा घूमने लगा और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे अब भी उसी की याद आती थी। अब वो सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि उसकी सबसे गहरी सच्चाई बन चुका था। अगले दिन समक जमीनों के काम के लिए चला गया। वापसी पर उसने अपनी मम्मी को उन्नति पर हाथ उठाते देखा था, इसलिए वो घबराकर कह रही थी कि उसे मारिए मत। समक्ष तुरंत आगे बढ़ा और अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया। मम्मी खबरदार, अगर आपने मेरी पत्नी पर दोबारा हाथ उठाया। आपको क्या लगता है भैया की मौत की जिम्मेदार ये है? क्या इसने उन्हें मार दिया? आप हर बात का दोष उन्नति पर क्यों डाल रही हैं? उसकी मम्मी गुस्से में चिल्ला रही थी और उन्नति वैसे ही खड़ी थी जैसे ये सब किसी और के बारे में कहा जा रहा हो। अब उसके आंसू पोंछने वाला रोनित नहीं था, लेकिन समक्ष उसकी ढाल बनकर खड़ा था। तुम कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। उन्नति को कमरे में भेजकर उसने अपनी मम्मी को बहुत समझाया। फिर वह कमरे में आया और बोला, आप अपना सामान पैक करो, हमें मुंबई वापस जाना है। उन्नति नहीं जाना चाहती थी, लेकिन समक्ष ने कहा था, इसलिए उसने अपना बैग पैक किया और कपड़े बदल लिए। उसने एक बड़ा सा दुपट्टा लिया जिसे वह अपना चेहरा ढक सके। समक्ष उसका सामान लेकर बाहर आया।
उन्नति ने एक हाथ से अपना पल्लू चेहरे पर रखा। समक्ष ने उसे एक नजर देखा तो उसे वही लड़की याद आ गई जिससे वो पहले मॉल में टकराया था। उसकी आंखें भी बिल्कुल ऐसे ही थी, लेकिन अब उन आंखों में उदासी थी, दर्द था और गहरी खामोशी थी। अपनी गलतफहमी समझकर उसने उसे गाड़ी में बैठने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पूरे रास्ते उन्नति खिड़की से सिर टिकाकर अपने जीवन के बारे में सोचती रही। कभी कभी वह समक्ष को भी देख लेती थी। क्या उसकी किस्मत में यही लिखा था? क्या रोनित का जाना जरूरी था? ये सोचकर उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर समक्ष ने उसे एक अलग कमरा दिया ताकि वह आराम से रह सके। वह खुद दूसरे कमरे में रहता था। उन्नति अब पहले की तरह रात भर नहीं रोती थी। धीरे धीरे जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी थी। वह सुबह समक्ष के लिए नाश्ता बना देती थी, रात का खाना भी तैयार कर देती, क्योंकि दोपहर में वह घर नहीं आता था। समक्ष को खुद भी समझ नहीं आया कब उसे अपने साथ वाले कमरे में रहने वाली इस शांत सी लड़की से प्यार होने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने उन्नति को उसके मायके भेज दिया ताकि वह अपने मम्मी पापा से मिल सके और थोड़ा अच्छा महसूस कर सके। ये फैसला सही साबित हुआ। उमा और अंशिका ने उसे बहुत समझाया और कहा कि समझ की कदर करो, वह बहुत अच्छा इंसान है। अगर तुम हमेशा ऐसी उदास ही रही तो कहीं वो भी तुमसे दूर ना हो जाए। ये सोचकर उन्नति का दिल भर आया। अंशिका ने उसे शॉपिंग के लिए चलने को कहा और वह भी बाहर जाना चाहती थी। दोनों मॉल में खरीदारी कर रही थी जब अंशिका ने समझ को फोन करके वहां बुला लिया। उन्नति एक दुकान से निकलकर दूसरी दुकान की तरफ जा रही थी, क्योंकि अंशिका ने कहा था कि उसे थोड़ा समय लगेगा, तब तक वह दूसरी दुकानों में देख ले। तभी उसका सामना समक्ष से हो गया। आज भी वह साड़ी के पल्लू से अपना चेहरा हल्का सा ढके हुए थी। समक्ष ने उसे देखते ही पहचान लिया और इस बार मौका नहीं गंवाना चाहता था। एक्सक्यूज मी, उसने आवाज दी। उन्नति रुक गई और हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? अगर कोई उसे बताता कि वह उसकी अपनी पत्नी से उसका नाम पूछ रहा है। उन्नति उसे हैरानी से देखती रही। वह बिना जवाब दिए वहां से चली गई। तभी अंशिका बाहर आई और बोली, अरे समक्ष, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। अभी अभी उन्नति यहाँ से गई है, आप मेरे साथ आइए। अंशिका उन्नति के सामने जाकर खड़ी हो गई। आप इन्हें जानते हैं? समक्ष ने धीरे से अंशिका के कान में पूछा। अंशिका को लगा वो मजाक कर रहा है। वह हंसते हुए बोली, जिस दिन से ये आपकी नजरों में आई है हम भी इन्हें नहीं पहचान पा रहे। समक्ष के होश उड़ गए। यह अंशिका क्या कह रही थी? फिर अंशिका हंसते हुए बोली, अच्छा भैया, अब अपनी पत्नी को संभालो, मैं जरा उधर होकर आती हूँ। उन्नति ने समक्ष को देखा जो एक साथ खुशी में थे, शर्मिंदा भी था और खुद को बहुत बड़ा बेवकूफ समझ रहा था। भला कोई अपनी पत्नी से उसका नाम पूछता है? वह सोच रही थी उसने उसके बारे में क्या सोचा होगा। वापसी में समक्ष दोनों को घर छोड़ने आया। घर पहुंचकर उन्नति ने अपना पल्लू हटाया। समक्ष, जो अब तक यकीन नहीं कर पा रहा था कि वही लड़की है, उसे देखकर उसके दिल में खुशी भर गई। उसे अपनी ही हालत पर हंसी आ गई। जिस लड़की को वह शहर भर में ढूंढ रहा था वह तो उसके अपने ही घर में थी। जब उमा को और अंशिका को खरीदारी का सामान दिखा दिया गया तो समक्ष ने उन्नति को चलने के लिए कहा। उन्नति ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर बोला, अरे श्रीमती जी, आपको 4 दिन मायके में क्या रहने दिया? आप तो अपना असली घर ही भूल गई। जिस अंदाज में उसने ये बात कही उसे सुनकर उमा और अंशिका हंस पड़ी, जबकि उन्नति उसे गुस्से से देखने लगी। समक्ष मुस्कुराकर बोला, धन्यवाद आंटी, मेरी पत्नी को फिर से मुस्कुराना सिखाने के लिए। उसकी आवाज सुनते ही उन्नति तुरंत उठ खड़ी हुई। इससे पहले कि वह कुछ और कहता उसने खुद ही कहा, चलिए। समक्ष मुस्कुराया लेकिन मजाक करते हुए बोला, अगर आप ऐसे ही गुस्सा करती रही तो मैं सच में इस दुनिया से चला जाऊंगा। उसकी ये बात सुनते ही उन्नति के चेहरे पर अचानक गंभीरता छा गई। रोनित की याद उसके दिल को फिर से दर्द से भर दिया। समक्ष तुरंत संभल गया और बोला, ओके सॉरी, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर वह चुपचाप उसे अपने साथ लेकर वहां से चला गया। उन्नति को लगा शायद समक्ष उसकी बात से नाराज हो गया था। घर पहुंचकर वह चुपचाप अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तभी समक्ष ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कहाँ जा रही है श्रीमती जी? वह सीधे उसके सीने से जा लगी। दोनों की धड़कनें बहुत तेज थीं। उन्नति ने हकलाती आवाज में कहा। कमरे में शर्म से उसकी पलकें झुक गई थी। समक्ष को उसका ये रूप बहुत प्यारा सा लगा था। उसका दिल कई बार कह चुका था कि उन्नति वही लड़की है, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था।
उसने उसे अपनी बाहों में और करीब करते हुए कहा, कमरा इधर है, आप उधर कहाँ जा रही थी? उसके दोनों हाथ उन्नति के कमर पर थे, जबकि उन्नति के दोनों हाथ उसके सीने पर टिके हुए थे। जवाब तो दो। उसे उन्नति को परेशान करके मजा आ रहा था। उन्नति धीरे से बोली, क्या जवाब दूं? समक्ष मुस्कुराया, अच्छा ऊपर तो देखो। उन्नति ने धीरे से नजर उठाई। समक्ष उसकी धड़कन अपने सीने पर साफ महसूस कर सकता था। उसने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी है। उन्नति शर्माते हुए बोली, बस बातें बनानी आती है आपको? समक्ष उसके लाल चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिया। वह थोड़ा झुका और उसके गाल पर हल्का सा चुंबन दे दिया। उन्नति आंखें बंद किए वैसे ही खड़ी रही। कुछ पल के बाद उसने खुद को संभाला और उसकी बाहों से निकलते हुए बोली, मैं कपड़े बदल लूं? समक्ष ने मुस्कुराकर उसे जाने दिया। थोड़ी देर के बाद उन्नति हल्के गुलाबी रंग का कुर्ता ढीला पैजामा पहनकर बाहर आई। दुपट्टा उसके गले में था। चेहरा धोने के बाद वो बिल्कुल ताजा लग रही थी। समक्ष मोबाइल हाथ में लेकर बैठ गया और बोला, अच्छा सुनो, आज रात हम मूवी देखेंगे। उन्नति ने कंधे उचकाए। समक्ष खुश होकर बोला, तय रहा, मैं कुछ खाने का सामान भी मंगवा लेता हूँ। वो मोबाइल में व्यस्त हो गया। उन्नति सोफे पर बैठ गई। उसे खुद पर बहुत गर्व हो रहा था। जिसे वह चाहती थी वही अब उसका जीवन साथी था। उसने अपने हाथ की तीसरी उंगली को देखा, जहाँ अब भी रोनित की दी हुई अंगूठी थी। वह उसे उतारना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उस अंगूठी को अपने लॉकेट में संभाल कर रख लिया था। काफी देर के बाद समक्ष कमरे में आया तो उसने उन्नति को चुपचाप बैठे देखा। उसने उसे पुकारा और कहा, तुम्हें किसी ने बताया है कि तुम चुप रहो तो अच्छी नहीं लगती? तुम बोलती हुई तो ज्यादा अच्छी लगती हो। उन्नति उसकी अजीब बात सुनकर बस उसे देखती रह गई। समक्ष ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बाल ठीक कर रहा था और शीशे से उसे ही देख रहा था। उन्नति चोरी चोरी उसे देख रही थी। तभी वो मुस्कुराकर बोला, तुम सामने से भी देख सकती हो, ऐसे चोरी चोरी क्यों देख रही हो? तुम्हारा ही पति हूँ, खुलकर देखो। उसकी चोरी पकड़ी गई थी। जिस अंदाज में समक्ष ने कहा था, उसे वह शर्म से लाल हो गई। वह तुरंत बोली, मैं क्यों चोरी चोरी देखूंगी? मुझे कोई ऐसा शौक नहीं। समक्ष हंस पड़ा और बोला, झूठ मत बोलो, शादी से पहले भी ऐसे ही चोरी चोरी देखती थी। उन्नति हैरान होकर बोली, आपको किसने कहा? मैं बिल्कुल नहीं देखती थी। समक्ष हंसते हुए बोला, अंशिका ने बताया था। उन्नति ने गुस्से में कहा, ऐसा कुछ नहीं था, मैं नहीं देखती थी। समक्ष ने मजाक में कहा, चलो बोलो, झूठ बोलने वालों को कौवा काटे। उन्नति उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। समक्ष जोर से हंस पड़ा। उन्नति गुस्से में वहां से जाने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा बाबा, नाराज मत हो, तुम्हारी इन आंखों में मेरे लिए नाराजगी अच्छी नहीं लगती। फिर उसने गंभीर होकर कहा, एक बात बताऊं, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, मुझे तुम्हारी आंखों से ही प्यार हो गया था। उन्नति तुरंत बोली, अच्छा तभी आप उन आंखों को पहचान नहीं पाए और मॉल में अपनी ही पत्नी से उसका नाम पूछ रहे थे? उसने भी बदला ले लिया था। समक्ष शर्मिंदा होकर अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, मुझे कई बार लगा था कि तुम वही हो, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं था। उन्नति बोली, अगर मैं वो लड़की नहीं भी होती तब भी आपकी पत्नी तो थी ना, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होता। उसकी बात सुनकर समक्ष हल्का सा मुस्कुराया। फिर वह धीरे से झुका और उसके होठों को चूम लिया। उन्नति ने अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी, जबकि समक्ष ने उसे और करीब कर लिया। दोनों कई पलों तक एक दूसरे में खोए रहे। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो उन्नति जल्दी पीछे हट गई। समक्ष बड़बड़ाया, इस डिलीवरी वाले की तो मैं, और दरवाजा खोलने चला गया। रात को दोनों ने साथ बैठकर मूवी देखी। जब सोने का समय आया तो उन्नति बिस्तर पर बैठी थी। जैसे ही समक्ष दूसरी तरफ बैठने लगा, उसने जल्दी से तकिया उठा लिया, जैसे समक्ष ने तुरंत पकड़ लिया। वह बोला, मैं आज सोफे पर नहीं सोने वाला। उन्नति ने उसे छेड़ते हुए कहा, क्यों? सोफे पर क्या दिक्कत है? समक्ष मुस्कुराया और बोला, अच्छा बताओ, तुम आज मेरे सोफे पर बैठी थी ना? उन्नति ने अनजाने में हाँ में सिर हिला दिया। समक्ष तुरंत बोला, तो इसका मतलब मैं भी तुम्हारे बिस्तर पर सो सकता हूँ? समक्ष जीतने वाले अंदाज में बोलकर बिस्तर पर बैठने ही वाला था, तभी उन्नति जल्दी से बोली, नहीं, आप फिर भी यहाँ नहीं बैठ सकते। उसकी ये सीधी बात सुनकर समक्ष ने मजेदार सा चेहरा बनाया और बोला, अच्छा मतलब तुम मेरे सोफे पर बैठ सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिस्तर पर नहीं बैठ सकता। वह कुछ पल उसे देखकर बोला। उन्नति बिना उसके अगले इरादे को समझे मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल। अगले ही पल समक्ष उसकी तरफ बढ़ा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उन्नति घबराकर मना करती रही, उसे हल्के से मारती भी रही, लेकिन समक्ष हंसता हुआ उसे उठाकर सोफे तक ले आया और आराम से वहां लिटा दिया। फिर खुद भी उसके पास बैठ गया।
मुस्कुराकर बोला, इसका मतलब ये हुआ, अब तुम मेरे साथ मेरे सोफे पर सो सकती हो। उन्नति बस उसे देखती रह गई। वह मन ही मन में सोच रही थी, ये कितना चालाक है। अब समक्ष उसका सिर अपनी गोद में रखे बैठा था। कभी वो अपने बचपन की बातें बताता, कभी अपने बिजनेस के किस्से सुनाता, कभी उससे उसके सपनों के बारे में पूछता। बीच बीच में वह उसका हाथ पकड़ लेता, उसके माथे को चूम लेता। जब उन्नति कुछ बोलती तो वह उसे बहुत प्यार से देखता रहता। उन्नति को अब महसूस होने लगा था कि जिंदगी ने उससे बहुत कुछ छीनने के बाद उसे फिर से जीने की एक खूबसूरत वजह दे दी है। उसके जीवन के कठिन दिन धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे। समत के साथ बिताया हर पल उसकी दुनिया को और सुंदर बना रहा था। अब उसकी जिंदगी सच में एकदम खूबसूरत लगने लगी थी। अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते जाएं।